सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समीर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं अमेरिका। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब और अब से कुछ देर बाद लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब। खैर जी, आज का जो सबसे बड़ा केस है वो है अल अज़ीज़िया केस, जिसमें हमने ये देखा है नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। इसके अलावा मुख्तलिफ दरखास्तें थीं इस इस्तिस्ना की, वो सारी की सारी जो है वो मुस्तरद कर दी गई। इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी पोलिटिकल लड़ाई भी हुई है और वो लड़ाई हुई है मरीम नवाज साहिबा की शहबाज शरीफ साहब से। ये आपको इंसाइट देंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा आज वो ये था कि जो गुज्जरपुरा रेप केस है उस हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं। फरिया इदरीस साहिबा जो हैं जो शो करती हैं, एंकर पर्सन हैं, कल वो अरशद शरीफ साहब के शो में बैठी थी और उस शो में उन्होंने कहा कि बेसिकली जो कॉल की गई थी कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उस कॉल पर ही बताया गया था कि उनकी पिन लोकेशन क्या है उस खातून की, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि उसके साथ इशू क्या चल रहा है, यानी कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और अगर उसने अपने घर तक पहुंचना है तो उसे कितने का पेट्रोल चाहिए। और जब वो लोग वहाँ से वारदात करके निकले हैं उसके बाद वो उतने ही पैसे जो हैं वो खातून के डैशबोर्ड पे रख कर चले गए। मैं देख रही थी आज सारा दिन टीवी चैनल्स को और मैं देख रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस आ रहा है। तो यही आ रहा था कि जी शफकत को पकड़ लिया, आबिद के पीछे लगे हुए हैं, यही बात हो रही थी। लेकिन कल जिस तरफ फरिया इदरीस साहिबा ने इशारा किया, अभी तक जो है उस हवाले से कोई बात नहीं की गई है। अब हम CCPO साहब को देखते हैं, वो IG साहब के हवाले से कुछ और बात करते हैं, IG साहब को देखते हैं तो वो CCPO साहब के हवाले से कुछ बात करते हैं, और अगर हम CCPO साहब के हवाले से कोई सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं जी कैंपेन चलाई जा रही है। खैर, आज के इस प्रोग्राम में हम प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर इशू हुआ क्या है, क्योंकि जो अपेरेंटली जो एक परसेप्शन बन रहा है लोगों का वो यही बन रहा है कि शायद जो है जो वहाँ का इलाका है गुजरपुरे का, वहाँ पर जितनी भी वारदातें हो रही हैं उसमें पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं जो है वो इस सारी चीज़ों में मुलव्वस हैं। और ये एक वाक़या नहीं हुआ, कल बात हो रही थी कि 2013 में ये जो बंदा है इसने इससे पहले भी ये वाक़यात किए हैं। इसी गैंग ने 6 महीने के अंदर कई ऐसे वाक़यात किए हैं जिसमें रेप के वाक़यात भी शामिल हैं। खैर जी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि फरिया इदरीस साहिबा ने जो कल अरशद शरीफ साहब के शो में बात की है, पहले आप वो सुने। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताएं, ये जो सारा इशू है जिसकी तरफ फरिया इदरीस साहिबा ने जो है वो निशानदेही की है, आज मैंने पूरे TV चैनल्स देखे, मैंने सोचा कि जो हुकूमत के तर्जुमान हैं वो आएंगे और इस हवाले से बताएंगे कि भाई इस हवाले से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब तो जो शक किया जा रहा है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे पर भी आ रहा है कि उन्हीं के लोग शामिल हैं जो इस तरह की वारदातें करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारे मुहाफिज हैं वो ही इन वारदातों का हिस्सा बने हुए हैं और वही जो हैं वो आवाम को लूट रहे हैं, वो ज़्यादती के केसेस में शामिल हैं। तो इस तरफ से कोई इशारा कर ही नहीं रहा इस बात की तरफ। तो जो इस वक्त की सूरत हाल है और जो तमाम अभी तक की शवाहिद हैं, जो गवाहान हैं, जो कुछ मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार हुए हैं, इस पूरे वाक़या को अगर आप ये देखें क्रिटिकली तो आपको ये नज़र आता है कि अभी तक जो कुछ भी चल रहा है वो पुलिस वर्जन है। ठीक है, हमें हर चीज़ पुलिस कह रही है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, यानी जो एक्यूज़्ड हैं उनके हवाले से कोई भी बात कर रहे हैं तो वो पुलिस कर रही है, लेकिन जो विक्टिम है उसके हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, फरिया इदरीस साहिबा की बात हुई, उसके साथ साथ अगर आप और थोड़ा सा मज़ीद इसको देखें क्रिटिकली तो ये पहुंच गई थी पुलिस बिल्कुल उसको पकड़ने के करीब, जो मोहम्मद आबिद अली है, आबिद अली को पकड़ने के करीब पहुंचे हैं तो वो कह रहे हैं कि उसको इतला होगी और वो वहाँ से भाग गया। तो इतला किसने दी उसको? और ये इसके ऊपर फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा कि वाक़तन ये काबिल तहकीक मामला है और इसकी तहकीकात हम कर रहे हैं और इसकी तहकीकात को भी हम बताएंगे। पुलिस की जो सूरत हाल इस वक्त तक है, उस सूरत हाल को अगर आप मद्देनज़र रखें, पूरे पाकिस्तान में 5000 से ज़ायद केसेस रेप के हर साल रिपोर्टेड होते हैं और ये वो केसेस हैं जिसमें बोल्ड लोग हैं, वो लोग थाने तक, कचहरी तक पहुंच जाते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हैं वो शायद वो लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते। ख़ुसूसी तौर पे अगर गुजरपुरा वाक़या की हम बात करते हैं, इस हवाले से इतनी एम्बिग्यूटी इस वक्त तक पैदा हो चुकी है कि अब लोग जो हैं वो जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो मामला है वो करना शुरू हो गया। जुडिशल कमीशन बनाए जाने जी, चाहिए। कि इसकी जो प्रॉपर तहकीकात हैं वो सिर्फ जुडिशल कमीशन में हो सकती हैं। अगर आप सिंपली जो मामला है सिर्फ इन्हीं का, पुलिस डिपार्टमेंट का या पुलिस के लोगों का, उसी के ऊपर अगर आप रहेंगे
तो शायद। लेकिन हमने देखा ना कि वो शफकत को पकड़ लिया, बाला मिस्त्री है उसको भी पकड़ लिया है, और अब कह रहे हैं कि आबिद को भी अनकरीब पकड़ लेंगे। अब बाहर जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं वो ये भी चल रही हैं कि परसेप्शन बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, ये मुबैना तौर पर जो चीज़ सामने आ रही है उनकी बातें कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो है ये सब लोग इनके पास ही मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर लाना शुरू कर देंगे। दिस इज़ व्हाट दे आर। देखिए, सोशल मीडिया की तो अपनी सूरत हाल है। सोशल मीडिया अपने दौर पे बहुत सी चीज़ें इस तरह की चल रही होती हैं जिसमें हम उसको इस तरह से फ़्लो में नहीं कह सकते कि ये पुलिस इस हद तक इन्वॉल्व है। लेकिन जो शवाहिद इस वक्त तक नज़र आ रहे हैं वो मशकूक हैं, और मशकूक चीज़ों की आपको तहकीकात ज़रूर करवानी चाहिए। जिस तरह से अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे हैं, और मुख्तलिफ और अदारे भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर पूरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो आपको ये केस बिल्कुल एक अलग थलग केस नज़र आएगा, और जितना टाइम वहाँ पे ज़ाया किया गया है उस खातून ने इंतज़ार में, जितना कर्ब में वो वक्त गुजारा है, उस वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि आज जितना भी गुजरपुरे का एरिया है उसमें आज इन्होंने कार्रवाई की है, रेड कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन कहाँ है, किस तरीके से। अब इस पर सवाल उठा रहे हैं लोग कि ये जो कार्रवाई है ये पहले दिन भी कर सकते थे। और फिर जो खालिद मसूद साहब हैं जो 110 की स्पीड में जा रहे थे और जिन्होंने खातून को देखा कि भाई इस तरह एक खातून जो है वो भागी हुई सड़क के बीच में आ रही है, उन्होंने फिर 15 पे कॉल की। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर साहब कह रहे थे कि जब उनकी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे थे कि भाई मेरे बाप की तौबा, मेरी नस्लों की तौबा कि मैं आइंदा कभी 15 पे फ़ोन करूँ। अब ये देखें किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। खैर हमारी भी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जी अब वो जो सारा मेरा मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया। वो सारा दिन उनके साथ खालिद मसूद साहब का सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने 15 पे कॉल करके ये कह दिया था कि इस खातून को बचाएं। अब वो ये कि उन्होंने FIR भी मेरे ख्याल में उन्हीं के नाम से दर्ज हुई है, तो अब वो सुबह कभी एक थाने में उनको बुलाते हैं, कभी दूसरे थाने में उनको बुलाते हैं, कभी तीसरे थाने में उनको बुलाते हैं। IG साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी खातून की कॉल आई थी, अब CCPO साहब हैं वो कहते हैं भाई की कॉल आई थी। इतना कंफ्यूज कर दिया चीज़ों को, ये समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली हुआ क्या, जिम्मेदार कौन है। और जब 15 की बात होती है या कानून नाफिज करने वाले इदारे की बात आती है तो सबको चुप लग जाती है। बिल्कुल, ये इस तरह से हुआ है कि काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी एम्बिग्यूटी की नज़र आती हैं। अगर इसको अंडर वन अम्ब्रेला कोई एक तर्जमान वजारत जो हुकूमत पंजाब का होता या पुलिस तर्जमान कोई भी एक शख्स इसको लेके चलता और इसकी पॉइंट टू पॉइंट जो इंक्वायरी हो रही थी उसको जो कुछ बताना चाहिए था वो बताते रहते उसको, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें इस तरह की एम्बिग्यूटी पैदा ना होती। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि CCPO साहब ने खुद बात कर दी, उसके साथ साथ नामगनी साहब ने भी बात की, उसके साथ आपने देखा कि तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ बयानात उनके भी आते रहे। लेकिन उनका फयाज़ हसन चौहान का जो रवैया था बड़ा ज़िम्मेदाराना था। इस दफ़ा उन्होंने हर उस अमल को जब वो पुलिस की जानिब से पहले बताया गया उसको उन्होंने ट्वीट किया या उसके ऊपर उन्होंने बात की। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखें, सबसे 15 ये देखें, ये इतना बड़ा मसला है, यहाँ गुआहान को डराने का इस हद तक बड़ा मसला है। और अगर उस बंदे ने सिर्फ अगर 15 पे कॉल की है तो वो एक मददगार है। और क्या पता चल सका कि उस खातून ने जिस बंदे को फ़ोन किया था वो बंदा कौन है, किस थाने के अंडर आता है, उसने आगे किसको रेफर किया है, ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए ना। क्योंकि रात से साहब को मैं सुन रही थी तो वो कहते हैं 130 पे कॉल आई है, 130 वालों ने रेलेवेंट जो बंदा है उसको कॉल उनको उनके सपोर्ट कर दी है। अब ये पता चलना चाहिए ना, कितने दिन हो गए हैं इस वाक़े को, लेकिन इसके बावजूद भी है हर जब दिन गुजरता है वो ख़त्म होता है तो एक नई चीज़ सामने आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि हर नए आने वाले दिन में नई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरह से आज जो गवाह हैं जो जिन्होंने फ़ोन कॉल किया था 15 पे, उनकी जो बातचीत हुई है हमारे प्रोड्यूसर से भी, तो वो क्या कह रहे हैं, वो तो इस हद तक परेशान हुए सारे दिन के मामले से कि जो उनको जलील किया गया, वो कहते हैं कि नस्लों को कह देते हैं कि वो 15 पे कॉल ना करें। अगर 15 के ऊपर कॉल करने का ये जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है तो क्या ये है हमारी पॉलिसिंग? नहीं, फिर इमरान खान साहब जब इंटरव्यू देते हैं तो वो ये कहते हैं कि अवाम हमसे ये नहीं पूछेगी कि IG कितने बदले, अवाम हमसे ये पूछेगी इंसाफ दिया गया या नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे मसला, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की समझ नहीं आ रही है कहाँ पर जा रही है। और जब हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है जी, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, ये पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से 2003-04 से काम जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो सकी हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, एक SHO जो है CRPC के तहत वो 24 घंटे का मुलाजिम है, वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी है। कोई इंसान मफूकल फितर इंसान होगा जो 24 घंटे 24/7 वो ड्यूटी कर रहा होगा। भाई इसके लिए कोई और काम करे ना करें, एक तजवीज़ है
कि हर थाने में 3 SHO लगाए जाएं, 8-8 घंटे के SHOs हों, उनके साथ एडिशनल SHOs हों, उनके साथ IOs, उनका अपना अलग अलग अमला हो, 8 घंटे बाद उनको छुट्टी हो जाए। तो ये अगर और कुछ नहीं किया जा सकता, कम से कम ये काम किया जाए और फिर उन तीनों के अंदर मुकाबला हो कि भाई कौन सा कोई एक तो ईमानदार होगा, कोई एक तो इन्वेस्टिगेशन सही करेगा, और वो उनका ये नहीं होगा कि ये इनके पास केस है तो कल इसी वक्त में उन्हीं के पास है। वो जो नया आएगा उसके पास हर किस्म का रिकॉर्ड, हर चीज़ होगी, वो उधर ही छोड़ के जाए, क्योंकि ये इनकी मलकियत नहीं है पुलिस SHO की या ASI की या वो इंस्पेक्टर की। वो थाने का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। वो जो नई टीम आए 8 घंटे बाद, वो उसी जगह से आगे इन्वेस्टिगेशंस करे, वो अपना लिख के जाएं तो अगली टीम आए वो उससे आगे लिखें। तो ये सिलसिला इस तरह अगर ये काम कर लिया जाए तो मैं बताता हूँ कि एक तो हेजमनी ख़त्म हो जाएगी। एक SHO जो है वो 10-10 साल एक जगह पे SHO लगा रहता है, और हकीकत में बताऊँ आपको, पैसे दे के SHOs लगते हैं। हर थाने का अलग रेट है। अगर यहाँ इस्लामाबाद में थाना तरनौल के हवाले से आपने बात करनी है तो वहाँ पे हमें पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह के लोग वहाँ लगते हैं। अभी मैं आपको एक इस्लामाबाद के थाने की मिसाल देता हूँ। नलोर फैक्ट्री के पास इस्लामाबाद थाना है, और वो थाना है नलोर में। वहाँ एक बंदा लगा हुआ है, वो इश्तिहारी था पुलिस का। अच्छा। वो डकैती में पकड़ा गया, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा है, वो अभी SHO लगा हुआ है। ये है इस्लामाबाद पुलिस, जो मॉडल पुलिस है, उसकी ये हालत है। यहाँ पे पुलिस की कांस्टेबल के साथ रेप हुआ, उसके मुजरम, जी पुलिस की कांस्टेबल, और वो एलियट फोर्स की थी खातून बेचारी, और उनके कहाँ पे हैं उनके जो मुल्ज़मान थे? क्या पुलिस ने अपनी बहन के लिए किया? ये एक जगह का वाकया नहीं है। पुलिस गर्दी जो है, दिन या उससे कुछ दिन पहले रायवंड में एक घर में घुस के बाप खावंद को और भाई को बांध कर सामने इज्तिमाई ज़्यादती की गई है। अब इस तरह के वाकयात होते हैं बिकॉज ये नेशनल थी, बाहर की फॉरेन नेशनल थी, तो इस वजह से इस इशू को हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। सिविल सोसाइटी भी बाहर आ गई, लेकिन हर रोज अगर आप अखबार उठा के देखते हैं कि 4 साल की बच्ची, कहीं पर इस तरह के रेप केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं। खातून कोई भी हो हमारे लिए काबिल एहतराम है। देखें हमारे मुल्क में है, हमारी शहरी है या शहरी नहीं है, पाकिस्तान में आई है, उसका इत्मीनान है कि हमारे मुल्क में आई है। चलिए ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, बेसिकली मैं यहाँ से आगाज़ की नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर तो यकीनी सी बात है मैं आपका रिमार्क जरूर लूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करूंगी ये जो गुजरपुरे का जो सारा इंसिडेंट है, जो रेप केस है सारे का सारा। फरिया अदरीस साहिबा ने कल बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। 15 पे कॉल जाती है, वो कॉल जो है उसके ऊपर वो अपनी लोकेशन बताती हैं और 2 घंटे वो इंतजार करती हैं, फिर वो कहती हैं कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, फिर वो ये भी बोलती हैं कि मुझे 1000 रुपया चाहिए ताकि मैं अपने घर पहुँच सकूँ। और जब ये सारी वारदात हो जाती है तो वो जो जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो बेसिकली 1000 रुपया उनके डैशबोर्ड पे रखकर चले जाते हैं। अभी मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त जितना भी हमारा मीडिया प्रक्षेत्रों में हमने ये देखा, CCPO IG के इश्यूज के ऊपर चलता रहा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ जो मीडिया है वो इस इशू को लेकर चल रहा है और किसी और एंगल पे लेकर चल रहा है। उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं, कल से ये चीज चल रही है लेकिन अब तक मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई काम हुआ हो। और एक और चीज, क्योंकि आप खुद समझते हैं कानून को, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये जो एक परसेप्शन है कि बेसिकली जब इस तरह की वारदातें जो हैं वो होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है उस इलाके का SHO या जो पुलिस वाले हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि आप तो रोज कोर्ट में जाते हैं, आप तो रोज एक्सपीरियंस करते हैं। थोड़ा हमारे से इस हवाले से भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अलीना। बात तो सच है मगर है रुसवाई की, और उसमें वजह क्या है कि अगर आप तारीख पुलिस की उठाकर देख लें, और हम सुनते आए हैं कि चोर चक्के डाकू चोरी पकड़नी हो तो 10 मिनट के अंदर असल मुजरिम तक पहुंच जाएंगे, और वो SHO को एक एक चीज़ कहानी सारी पता होती है। और गुजरपुरा के बारे में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इतने केसेस अब तक वहाँ हो चुके हैं। गुजरपुरा के अंदर ही ब्यूटी पार्लर के ऊपर वीडियो स्कैंडल बच्चियों के हवाले से आया, हर एक को पता है। और इस तरह के रेप के वाक़यात अगर देखा जाए इसी इलाके में, इसी जगह पर कितने हो चुके हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। ये तो मामला सोशल मीडिया पे उठा और मीडिया ने उठाया और नज़र आ गया। और ये भी क्रेडिट मैं पुलिस को नहीं दूंगा, माजरत के साथ, ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी फ़ौज को, नेशनल एक्शन प्लान को सामने रखते हुए, या ISI को, जिन्होंने जियो फेंसिंग का सारा डाटा के मॉडर्न टेक्निक्स सारी हासिल कर ली थी दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए, और वही जियो फेंसिंग इनके काम आई। वरना तो ये आबिद वगैरह ये कभी पकड़े ही नहीं जाने थे, वही तो निकल गए थे, ना इनका कोई नामो निशान था। एक चले फर्ज करे फिंगरप्रिंट्स आ गए थे या DNA था, ये तो मोबाइल का डाटा मिला उनको, मोबाइल का डाटे को रिकॉर्ड को ट्रेस किया, उस रिकॉर्ड को ट्रेस करते करते वो पहुंच गए
और वो 2013 के DNA थे। शहबाज शरीफ साहब असेंबली में बैठ के कह रहे थे कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री मैंने अब बना ली। भाई ये पहले के हुए हैं DNA वगैरह। अच्छा सर, मैं यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे दोबारा अपना सवाल रिपीट करती हूँ। बिल्कुल शफकत का पता चल गया, मुस्त्री वो जो भी है बाला स्त्री नाम है उसका, मिस्त्री बाला मिस्त्री का पता चल गया, सबका पता चल गया। सर मेरा सवाल आपसे ये है, फिर से मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, कैसे पता चला उनको 2 घंटे तक वो खातून वहां पर क्यों बैठी रही, क्यों नहीं उनकी मदद की गई? और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी लोकेशन के बारे में सिर्फ उसी बंदे को पता चला, जो उसी बंदे को पता था जो कानून नाफिज करने वाले इदारे से जिसका ताल्लुक है। अब तक जो है इस हवाले से हमें कोई पेशरफ्त क्यों नहीं नजर आती है? मेरा सवाल सर आपसे ये है। देखिए, आप ये बातें सारी सच कह रही हैं। वैसे तो 130 पे जब मोटरवे पुलिस पे कॉल चली गई थी, अगर फ़र्ज़ करें ये लिंक रोड था, मोटरवे पुलिस का नहीं था, तो उनकी जिम्मेदारी तो थी ना कि 15 से कॉल करना, हल्का यानी वो उन लोगों से, SP लेवल के लोगों से या किसी पुलिस से, ये उनका काम था कि उन तक इन्फॉर्मेशन देते। तो ये तो लग ऐसे रहा है कि बाकायदा जैसे खुरा नहीं ढूंढ लिया कि उनको पता था कि यहाँ खड़ी है, वो लोकेशन देख के वो जो लोग थाने वहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई और वो लोग, ये कहानी कहीं सामने ना ऐसी सच आ जाए कि बाकायदा वो लोकेशन की बाकायदा वो पहुँचाई गई उन मुलजमों तक, मुलजमों वो वहाँ तक पहुँचे, आकर उन्होंने अपनी वारदात की। यानी ये कहीं ना कहीं ये वारदातें निकलेंगी सामने और आएंगी। आप बात सच कह रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ बात, कि इस सारे वाक़े को नीचे तक मंतकी अंजाम तक पहुँचने के लिए वी नीड टू हैव ए जुडिशल कमीशन। मैं पिछले 4 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाएं जो बैठ के ये मुहरका देखे, कसूर किसका था, कॉल में कहाँ प्रॉब्लम आया, किस तरह मिसमैनेज हुआ, पुलिस लेट क्यों पहुंची, इस इलाके में जितनी वारदातें पहले हो रही थी क्यों अभी तक तदारक नहीं हो सका। ये एक जंगल है, साथ आबादी भी है, लेकिन यहाँ क्रिमिनल किस तरह परवान चढ़ रहे हैं और ये वाक़े आज तक जितने पहले हो चुके उसमें क्यों नहीं होगा। SHO गुजरपुरे का इतने अरसे से वहाँ बैठा हुआ है, उसकी नालायकी हर एक के सामने, ये सारी चीज़ों तक पहुँचना ज़रूरी है। और मैं एक बार बता दूँ, हमने तो यहाँ शोर डाला हुआ तमाम पॉलिटिशियंस ने नैब को जेर बहस बनाया होता है। 70% कन्विक्शन रेट है और पुलिस का कन्विक्शन रेट 8 से 10% है। 100 में से 8 लोगों को सजाएं मिलती हैं, 92 लोग बच जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पुलिस का निज़ाम ये है कि इन्वेस्टिगेशन आप कमजोर देख लें, क्राइम सीन प्रोक्योर कितना करते हैं, वहाँ बैठ के शहादतें कितनी इकट्ठी करते हैं। ये तो जो कि लाइमलाइट में आ गया, IG भी चला गया, मिनिस्टर लॉ भी चला गया, सारे लोग वहाँ पहुँच गए और इस वजह से ये सारा कुछ करना पड़ा है। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन आप मुझे बता दें कितने केस आपके लोगों के नॉलेज में। अच्छा, आपने बड़े आराम से ये कह दिया कि जो कन्विक्शन रेट है वो पुलिस का बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आप इसके पीछे मुहर्रिकात देखते हैं क्या है? अगर आप पंजाब की सूरत हाल देख लें, अगर ये सवाल करते हैं कि जी जो IG है वो बदलता रहता है, उसकी समझ ही नहीं आती है, पता नहीं क्या मसला होता है जिसकी वजह से IG बदल जाता है, तो इसके ऊपर ये जवाब आता है कि जी हमने देखना है कि लोग महफूज हैं या नहीं है, इस वजह से हम IG को तब्दील करते हैं। अब पिछले दिनों एक CCP और IG का इशू चल रहा था, वो शुएब साहब और ये क्या नाम है उमर शेख साहब का। अब बेसिकली जब हम आपस में इस तरह के इश्यूज में घिरे होंगे, आपको लगता है कि उसके बाद हम आवाम के इशू को किसी तरीके से हल कर सकेंगे? अभी का भी जो आप इशू देखें, CCPO साहब कुछ और बात कर रहे हैं, IGP साहब कुछ और बात कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ आपने बात कर दिया पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस का बात कर दिया आपने। अगर आप देखें कराची लॉ एंड ऑर्डर के केस में सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है सियासी जमातों के अंदर पॉलिटिकल विंग है। यहाँ पर भी आप देख लें ये लड़ाई क्या चल रही है कि सियासी पोस्टों के ऊपर पुलिस, यानी यहाँ तो वी नीड टू हैव ए पुलिस अथॉरिटी। यहाँ तो हमारी यहाँ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, सियासत से कोई ताल्लुक ना हो। पोस्टिंग ट्रांसफर सारे वो बैठ के अथॉरिटी देखे ताकि ये सियासत का अमल दखल यहाँ से खत्म हो जाए। और आपको पता है आपके इलेक्शन जीतने हैं तो सब 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। पुलिस आपके हाथ में होनी चाहिए, पटवारी आपके हाथ में होने चाहिए, डॉक्टर आपके हाथ में होने चाहिए और स्कूल टीचर आपके हाथ में होने चाहिए, जिन्होंने बैठ के इलेक्शन में मनूवरिंग करनी है, इलाके में बैठ के चीज़ें सारी सेटल करनी है। एक आम पुलिस के हवाले से मुझे बता दें कि अवाम मुतमिन कितनी है, और वजह सिर्फ यही है कि सियासत से पाक करना है। यहाँ पर यहाँ ग्वाल मंडी से कौन भर्ती हुए थे? पुलिस वाले ग्वाल मंडी से भर्ती होकर यहाँ पर कहाँ तक पहुंची है, ये हर एक को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमें यह सोचने वाली बात है कि हम इस पुलिस को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से या पॉलिटिकलाइजेशन से किस तरह निकालें, इनको निकाल के एक 3 सालों में क्या हम ये सोच पाए हैं कि जो आपकी पुलिस फोर्स है उसे डीपोलिटिसाइज किस तरह किया जाएगा? 3 सालों में हम कुछ सोच पाए इस बारे में?
वो तो आपने मुझे बता दिया कि ग्वाल मंडी में कौन कौन कैसे कैसे भर्ती हुआ, लेकिन ये 3 सालों में हमने क्या किया ये भी बताइएगा। अच्छा, ये आप हैरान रहेंगी, सीसीपी आपने अभी देख लिया, आपने आईजी देख लिया, फिर सियासी पोस्टें तो होती हैं ये, और एसएचओ थाने बिकती हैं। ये बिल्कुल आपके सामने गुलाम मुर्तज़ा साहब बैठे हैं, ये वजह फरमा रहे हैं यहाँ पर हर इलाके का था। यानी यहाँ आपको मैं ऐसे एसएचओ बता सकता हूँ कि जिनके अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड 10-10, 12-12 सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। तो हाँ, देखा जाए 50-60 हज़ार और खर्चा, और देखा जाए उनका रहन सहन देख के आप परेशान हो जाएंगे। वजह क्या है, इनको सियासी जमातें पालती हैं, और सियासी जमातें ये मरवा का केस देख लें, आज ही वाकया देखें, एक और हो गया वहां पर। ये देखें, मैं बता दूंगा आपको, मैं इमरान खान साहब के हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब, उनके अपने इलाके में कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती है। यहाँ पर कई ऐसे वाक़े सामने आए हैं कि वहाँ के इलाके के चोर डकैत यहाँ से उनको आप पकड़ नहीं सकते हैं। एमएनए एमपीए इलाके का शेर है, हर एक को पता है कि वहाँ बैठ के उसकी मर्जी के बगैर पुलिस हरकत नहीं करती है। यहाँ पर उम्मीद तो है कि इमरान खान जो बात करना चाह रहे हैं कि नीचे लेवल के दिनों में काम होने वाला नहीं है, और इसके लिए वाकई वो नेक नीयती से काम अगर कर रहे हैं ना, तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, पुलिस को पॉलिटिसाइजेशन से रोकना है। और रोकने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कोई मुश्किल, अभी तक आपने पुलिस रिफॉर्म लाने के वाले से क्या किया? आपने कोई एक पुलिस अथॉरिटी बनाए, सियासत से पाक लोग हो, कोई सियासत की इंटरवेंशन इस ना हो। जहाँ तो यानी अब तो हाल ये आ गया कि एएसआई भी लगाना हो, एक हवलदार भी लगाना हो, तो उसमें सियासत है। और ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक एएसआई को ट्रांसफ़र करने से बेचारा आईजी तक तब्दील हो जाता है। यानी इस हद तक वो ताकत रखते हैं इलाके में, वो इलाके में रख के उन्होंने देखिए सियासत चलानी है। पर्चा दर्ज नहीं होता, पर्चा खारिज कराना है। यानी मेरा जैसा आदमी पर्चा दर्ज कराना हो तो बड़ा मुश्किल है, मुझे अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। अगर मेरे खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज हो गया, मुझे अदालतों में जाना पड़ेगा, तब भी खारिज नहीं होता। और ये लोग इतनी ताकत रखते हैं कि घर बैठे ही पर्चा दर्ज हो गया, घर बैठे ही पर्चा खारिज हो गया। और ये निज़ाम इस हद तक जंग आलूद हो चुका है, ये अब आपके मुंह पे चपेड़ है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तानी कौम के ऊपर है कि ये हम लगे हुए हैं कि सज़ाएं सख्त देनी है। बिल्कुल ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ उसको कि सरेआम फांसी देनी चाहिए। कास्ट्रेशन के हवाले से जो बात की है उन्होंने, वो भी होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन वीक होगी, प्रोसिक्यूशन वीक होगी, क्या फ़ायदा? सरेआम फांसी क्या देंगे आप? कि जब तक ये नीचे का निज़ाम एक बेहतरीन फूल प्रूफ सिस्टम नहीं हो सकेगा, आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। और ये रिजल्ट लेने के लिए आपको बहुत बड़ी इस्तिलाहात करनी है, वो नज़र नहीं आ रही हैं। कि इमरान खान साहब की अगर गवर्नमेंट आई है, इन्होंने भी कोशिश कोई की हो, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिवली, लेकिन इन्हें आगे लेकर चलना है। और वो ये लम्हा फिक्री होना चाहिए, कोशिश है जो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन वो जो कंप्लीट नहीं हो रही है। और ऊपर जो पंजाब के वजीर कानून है, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनके भी बड़े इश्यूज हैं जो हमारे सामने भी हैं। खैर अभी हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने कुछ काम शाम किए हैं आपको लगता है वजारत कानून में? अच्छा देखिए, वजह है कि वजारत कानून, ये पुलिस का जो अमला ज़्यादातर आना है ये आपकी वजारत दाखिला के अंडर आता है। वजारत कानून ने तो कानूनी तो जो पोजीशन आती हैं वो जजेस वगैरह, अब वो जजेस अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट के पास चला गया हुआ है। वहाँ पर उनका यानी वजारत कानून इस हाले से बड़ा अहम तो है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वजारत कानून कितना अहम है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ माल डाउन सानिया देख लें। मैं चाहूंगी आप इस पे जरूर बात करें, क्योंकि मैं रिफॉर्म्स के हवाले से बेसिकली चाह रही थी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब से कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि जो खातून है उन्होंने मुलजिमों की शिनाख्त कर ली है और उन्होंने कहा इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बल्कि इनको फांसी दी जाए। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा और एक एग्जाम्पल जो है वो सेट की जाएगी। खैर अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ चलना चाहूँगी मैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। अल अज़ीज़िया केस में उनके नाकाबिल ज़मानत जो वारंट हैं वो जारी कर दिए गए हैं और 22 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। आपकी इजाज़त से पहले मैं अज़हर साहब के साथ जाना चाहूँगी। अज़हर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकता है? अलीना देखिए, कुछ चीज़ें थोड़ा सा वक्त मैं लूँगा, लेकिन ज़रा समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी आपने इंग्लैंड के अंदर मिसाल देखी है कि अगर देखें इसहाक डार, हसन हुसैन नवाज़,
हमजा शहबाज, अली इमरान और अभी रिसेंटली नॉन अवेलेबल वारंट जाए हुए हैं अपना मिसिस शहबाज शरीफ का और राबिया इमरान का। और वो अभी तक कानून की मुँह शगाफियों में वो अभी तक ना पकड़ाई दी है, ना एक्स्ट्रेडिशन के कानून है, ना हमारे यहाँ पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो क्रिमिनल लॉ के हवाले से मैं एक्ट बनाना था फेटफ के हवाले से वो बनने नहीं दिया गया। वजह सिर्फ ये है कि ये अभी अदालतों से मुजरम इनको डिक्लेयर करना है, ये अंडर ट्रायल, अभी इनके ट्रायल होने थे और ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता। इसलिए ज़रा इनके केसेस की इनकी केसेस की तरह मुख्तलिफ तौजीह में देखेंगे। नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं, वो कैद में हैं, कैद आर्जी तौर पर 8 हफ्ते के लिए, और कहा था कि 401 सेक्शन के तहत हुकूमत पंजाब अगर ज़मानत मज़ीद देना चाहे, और जो फरवरी में वो ज़मानत मनसूख हो चुकी है, वो ज़मानत चैलेंज नहीं की गई ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। और इन दौरान क्या हुआ, मसला ये पेश आया कि बाकायदा जब तोशा खाना का केस चला, तोशा खाना के केस में उन्होंने कहा कि मेरी जगह कोई और आ जाए, तो अदालत ने कहा पहले आप आके पेश हो, मुचलके दें यहाँ पर आकर। और सेक्शन 91 कहलाता है ज़ाब्ता फौजदारी का, जिसमें मुलज़म को हाज़िरी के पहले काबिल ज़मानत वारंट जाते हैं, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट, और उसमें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। जब नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी होते हैं, वो चैलेंज होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहाँ पूछती है कि भाई ये तो हमारा कैदी था, ये हमने इसको 8 हफ्ते की सज़ा सस्पेंड की थी, ये कहाँ है? और अपना पोजीशन क्या, उन्होंने छुपने की कोशिश की। लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ECL से नाम निकालने का था, उन्होंने किसी तरह की ज़मानत वगैरह नहीं दी थी और 4 हफ्ते की इजाज़त दी थी और पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स का कहा था। अभी तक जितनी रिपोर्टें दाखिल की हैं वो बेवकूफ़ बनाते रहे डॉक्टर लॉरेंस के हवाले। डॉक्टर लॉरेंस एक कंसल्टेंट है, उनका मेडिकल रिपोर्ट्स देने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उन्होंने वो यानी डॉक्टर गली मोहल्ले का एक डॉक्टर उठाएं और उठाकर इस तरह की रिपोर्टें यहाँ दाखिल करना शुरू कर जाए तो जेलों में कई कैदी ना रहे। जहाँ पर जैसे मेडिकल बोर्ड बनते हैं, इस तरह इंग्लैंड के अंदर भी बाकायदा किसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट उन्होंने लगाई नहीं है। अब ये सारी चीजों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो नजर आ रहा है कि जानबूझकर भागा जा रहा है। आपको मैं कुछ सुनाना चाहूंगी, ये मेडिकल रिपोर्ट्स की जो आपने बात की है ना, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आज इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने बात की है, जरा एहसन इकबाल साहब का शॉट चलाइएगा। वो मेडिकल रिपोर्ट्स के जिनको हुकूमत ने रिफ्यूट नहीं किया, हुकूमत ने कोई एविडेंस पेश नहीं किया कि उन्होंने इन मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीक की है, ये गलत हैं, इन पे मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनका इत्तफाक नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब की मेडिकल कंडीशन पर रिपोर्ट्स दी गई, उनके हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इख्तलाफी दलील नहीं आई। जी अजहर साहब, ज़रा इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर मियाँ साहब गलत रिपोर्टें बना के भेज रहे हैं, या वो रिपोर्ट बना ही नहीं रहे, एक पेपर पे चीज़ें लिखकर भेज रहे हैं, किसी चलते फिरते हकीम को उन्होंने कह दिया मुझे ये रिपोर्टें बना के मेरी दे दो, तो जो हुकूमत है वो क्या कर रही है? वो क्यों नहीं चेक करवा रही इन चीज़ों को, और वो तरदीद भी नहीं कर रही इसके ऊपर? ये क्या है? हुकूमत ने देखिए अलीना, हुकूमत को चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हुकूमत तो जब चेक कराएगी ना जब हुकूमत बरतानिया की तरफ से कोई रिपोर्ट आए। प्राइवेट मेडिकल कंसल्टेंट की रिपोर्ट को चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट वहाँ पर जो भी उन्होंने एक प्रेस्क्रिप्शन लिखा, कंसल्टेंट हैं, ये मीटिंग अरेंज करते हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन चले जाएं, यहाँ बैठकर वो गेज कॉलेज देख लें, और वो सारे को अगर आप हॉस्पिटल्स को देख लें, वहाँ पर किसी हॉस्पिटल में जाकर दाखिल हुए, वहाँ कोविड के हालात में भी आज भी ऑपरेशन हो रहे हैं कर रहे हैं। इस माजरत के साथ मैं आपको बताती हूँ कहाँ दाखिल हुए हैं। मैं आप ये एक और शॉट सुन लें, ख्वाजा आसिफ का शॉट सुनाइएगा, बताएं कहाँ किस में गया मियाँ साहब। पाकिस्तान के मायनाज डॉक्टरों ने उन रिपोर्ट्स को एंडोर्स किया और तमाम तर तसल्ली और तशफ़ी के बाद उनको इजाज़त दी गई कि वो बाहर चले जाएं। उनके बाहर जाने के बाद वो वहाँ पे 4-5 अस्पतालों में एडमिट होकर ज़ेर इलाज रहे। जी अजहर साहब, 4-5 अस्पतालों में वो एडमिट हुए हैं और कोविड की सिचुएशन आ गई, इस वजह से उन्हें घर में इलाज कराना पड़ा। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना इससे पहले वाली कि उनको तस्दीक करानी है, गवर्नमेंट कराए, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये कोर्ट में सवाल हुआ है
और पूछा गया गवर्नमेंट से कि भाई आपको ये जो रिपोर्ट्स दी गई हैं, क्या आपने इनकी तस्दीक कराई है? वो तो गलत रिपोर्ट ले आए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जी देखिए, ये सवाल पूछा गया अली ना, बाकायदा कोर्ट में सवाल पूछा गया कि वो एडमिट कराया है, तो उनका जवाब नफी में है। अभी तक कोई भी एक सिंगल कागज दिखा दें कि जिन्होंने मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया, मेडिकल का कोई बोर्ड बैठा, उन बोर्ड ने बैठ के कहा हो कि नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में है। वरना तो आपको पता है ना, आप तो अब आजकल इस्लामाबाद होती है, लेकिन जेल रोड पे जिन दिनों ये वाकया हुआ था, जब ये प्लेटलेट्स ऊपर नीचे जाते थे सुबह से शाम तक, और वहाँ 2-2 घंटे लगते थे, वहाँ जेल रोड से क्रॉस नहीं कर सकते थे, और दिन में कमो बेश ये 12 दफा 15 दफा 10 दफा ये रूटीन जाती थी। अब सवाल बड़ा सीधा सा है कि अगर वो मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत बनती है तो उन्हें जमानत करानी चाहिए थी। भाई उन्हें किसी गवर्नमेंट को मुतमिन नहीं करना, उन्होंने हाई कोर्ट को मुतमिन करना। हाई कोर्ट के कैदी हैं, वो सजा भुगत रहे हैं वहां पर, उन्होंने हाई कोर्ट को मुतमिन करना था। उन्होंने किसी जगह भी अपना राइट ये इस्तेमाल नहीं किया। इन गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं इन रिपोर्टों को चेक कराने की। ये ईसीएल से नाम कौन निकालता है? ईसीएल से नाम कौन निकालता है सर? मुझे तो यही पता है कि काबीना की मंजूरी के बगैर ईसीएल से नाम नहीं निकल सकते। अच्छा देखें, अगर आपको वो याद हो, थोड़ी सी तारीख अगर आपको याद हो, जब ईसीएल से नाम निकाला था तो इसके साथ कंडीशनैलिटी थी, कुछ 7 अरब के करीब थी फॉरेन करेंसी के हवाले से। और वो कंडीशन जब यहाँ चैलेंज हुई तो यहाँ वो एफिडेविट में, और एफिडेविट दिया था शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ साहब ने आज देखा जाए तो झूठा एफिडेविट दिया, और इन्होंने वहाँ यकीन दहानी कराई थी कि मैं लेके आऊंगा, मैं प्रोड्यूस करूंगा, और आज वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे और उनके खिलाफ एक अलग कार्रवाई हो सकती है। ये अब हुकूमत वक्त की कमजोरी है या नैब की कमजोरी है? अच्छा, तो उनके खिलाफ मुझे ये बताइएगा, मुझे तो यही बताया गया है, और मैंने 2-3 जो माहिर कानून है उनसे भी बात की है, वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब को जो यहाँ से जाना है वो बेसिकली एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि उनकी हेल्थ की सिचुएशन बेहतर होगी तो वो वापस आएंगे, लेकिन अगर वो वहां पर हैं तो उन्होंने साथ साथ अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश करते रहना है। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों की तरफ से, अब हो सकता है ये गलत हो। ऐसा नहीं है। बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर मियां साहब वहाँ पे एडमिट हुए हैं किसी भी हॉस्पिटल में, और वो हॉस्पिटल जाहिर है कि 4 से 5 अस्पताल मिनिस्ट्री, वो उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो यूके है उसके रिकग्नाइज किसी हॉस्पिटल में अगर वो रहे हैं वहाँ पे ज़ेरे इलाज होंगे, तो उनकी पूरी हिस्ट्री होगी, तमाम जो उनका जो प्लेटलेट्स है उसकी भी, और उसके साथ साथ उनके हार्ट डिजीज़ की जो हिस्ट्री है वो भी, उनके साथ ज़ियाबेतस की, उनके साथ उनके किडनीज़ की, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होगी। अगर वो रिपोर्ट ये सबमिट कर देते, और इसी चीज़ के लिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब 2 दिन ये जोर दिया उन्होंने कि आप कोई नई रिपोर्ट दें। जो पुरानी रिपोर्ट थी वो पंजाब हुकूमत और पंजाब काबीना ने उसको मुस्तरद कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा था जिसमें नैब को और हुकूमत को आगाह किया था कि ये जो सूरत हाल है, वज़ारत कानून को भी उन्होंने बताया था कि ये इस वक्त तक के जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये चले गए हैं, लेकिन अब कोई नई रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट देनी थी, नहीं दी गई। अच्छा, इसमें हर फैसले के आप जानती हैं कि सियासी फॉल आउट भी होते हैं। अगर आप इस चीज़ को अगर आप ये देखें तो ये बड़ा टेक्निकल तरीक़ों से ये फ़ैसला है। फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि अब फ़ैसला है अवामी, वो एक प्रॉपर्टी है, जुडिशल लिटरेचर है, उसके ऊपर कोई तनकीद करे या कोई कुछ भी करे वो अलग बात है, लेकिन इसके जुडिशल फॉल आउट बड़ा है। आपको इस हवाले से आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर होने वाली खटपट है, अगर आप उससे जोड़ें तो आपको ये समझ आता है कि सूरत हाल काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। यानी अगर आप ये देखें कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर इंडेम्निटी बॉन्ड दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं वापस लाऊंगा, अब शहबाज शरीफ साहब जो भी गेम कर रहे हैं, अगर वो अपने भाई को कह रहे हैं कि वो इश्तिहारी हो जाएं, वो इश्तिहारी अब हो जाएंगे। वो अगर सरेंडर नहीं करते, वापस नहीं आते, तो आप ये देखें कि वो इश्तिहारी भी हो जाएंगे, और उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद नहीं है, पाक यूके तहवील मुल्ज़मान लेकिन वो कह रहे हैं वो कॉन्विक्टेड है, नहीं, तो कॉन्विक्टेड को आप लेकर आ सकते हैं। कॉन्विक्ट के लिए भी कॉन्विक्ट के लिए भी आपको हज़रत सिद्दीक़ साहब जानते हैं, हम भी इन्हीं के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते रहे हैं हज़रत सिद्दीक़ साहब के साथ। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पहले तो तहवील मुल्ज़मान का मुआहदा हो, या फिर आप इंटरपोल के ज़रिए से आप कहते हैं, इंटरपोल फिर कहेगा कि हमारा उसमें कोई ऐसा, ये पॉलिटिकल, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन एक सवाल और मैं अज़हर साहब से भी करूंगी और आपसे भी करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अपीलों में है, वो फैसलों के खिलाफ, और अभी वो हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का भी उनके पास ऑप्शन है। तो ये भी शायद उनको एक प्लस पॉइंट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, कि अगर वो इस हवाले से वहाँ पर कोई अपनी वहाँ की कोर्ट में जाकर ये बात करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको इस हवाले से भी रिलीफ मिल सकता है। खैर जी,
प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जो ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 से 3 सवाल हैं अज़हर साहब मेरे आपसे। एक तो मुझे ये बताएं कि क्या इस चीज़ का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हो सकता है कि 2 भी कोर्ट्स हैं, अपीलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें वो जा सकते हैं इन फैसलों के ख़िलाफ़, क्या वहाँ पर इस चीज़ को वो साबित करके अपने लिए कोई फ़ायदा ले सकते हैं? और दूसरा ये है कि सुना है कि आजकल मरीम साहिबा जो हैं वो बड़ी नाराज़ हैं। पिछले दिनों तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी और यही कहा जा रहा था कि सब सही हो गया, और हमजा शहबाज की तस्वीर भी लगाई हुई थी उन्होंने, लेकिन अब पिछले कोई 24 घंटे क्या 10-15 घंटों के अंदर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं। देखिए अलीना, पहली तो बात है, मैं ये नहीं कहता कि वोकला की जहानत का मसला या ये वोकला की तरफ से या उनकी लीगल टीम की तरफ से जो रेमेडीज़ लेनी थी वो ले नहीं सके। अब ये दरखास्तें भी उनके वोकला ने दायर की थी ज़ाती हैसियत में, वो कैसे दायर कर सकते हैं? वकीलों का तो स्टेटस नहीं है कि एक मुलजिम की तरफ से अगर कोई दरखास्तें देनी भी थी, ये बाकायदा एवन फील्ड के अंदर वहाँ हाई कमिश्नर के सामने दस्तखत करते और वो दरखास्तें देते। एग्जम्पशन तो हो नहीं सकती, कोई ज़मानतें खारिज, इसको वो ज़्यादा चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये चैलेंज करेंगे ये सारे प्रोसेस को, तो बड़ा मुश्किल है। फिर वही बात आएगी कि भगौड़े हैं, एब्सकॉन्डर हैं, डिक्लेयर्ड हैं, तो वहाँ भी रेमेडी नजर नहीं आती है कि परवेज मुशर्रफ साहब के केस का भी रेफरेंस दिया सर, उसमें भी वो इश्तिहारी थे, लेकिन इसके बावजूद एक केस उनका साथ पैरेलल, वो क्या है? थोड़ा समझाएं वो क्या है। अच्छा, आपने अच्छा कर दिया अलीना। मैं चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ का वकील था, मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूं, वहाँ अपील फाइल नहीं की थी, वहाँ जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक रिट आइनी दरख्वास्त दायर की थी कि दायरा इख्तियार नहीं था उस अदालत का, वो जो नोटिफिकेशन हुआ अदालत गलत बनी, प्रोसिक्यूशन टीम गलत हुई, वो सारा चैलेंज किया था। और अभी भी अगर देखें जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी और एतराज़ लगा हुआ है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे अपील, हालांकि वो अपील की ज़रूरत रह नहीं जाती, जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो बात ख़त्म होगी। लेकिन नवाज उस केस के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर बाकायदा प्रोविजन थी कि ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है। यहाँ पर यह है कि यहाँ ट्रायल इन एब्सेंशिया का इशू है नहीं है, यहाँ तो सजा याफ्ता है, सजा हो चुकी है और उनकी अपीलें सुनी जा रही हैं। जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की उस वक्त अपीलें नहीं सुनी जा रही थी। अब उनके पास रेमेडी क्या है? यानी यहाँ उन्हें अदालतों के सामने पेश होना पड़ेगा। नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुके हैं, कोई भी जाएगा अगर वहाँ पर जाता है हाई कमीशन के दफ्तर से, तो नवाज शरीफ को बाकायदा वो गिरफ्तार कर सकता है, इस बात की इजाज़त है। गिरफ्तार करके आगे डिपोर्ट करने का मसला आएगा। रिपोर्ट में अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, चलिए आपसे एक सियासी सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताएं 22 सितंबर से पहले क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके वापस पाकिस्तान लाया जाएगा? क्योंकि आपके बकौल हल तो मौजूद है। देखिए, मैं अगर कानूनी देखें, अगर कानून देखें सबके लिए बराबर है, तो कानून फिर बराबर यही कहता है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेलों में सजा भुगतने के लिए। मैंने आपसे कानूनी सवाल नहीं किया था, मैंने पहले बोला था सियासी सवाल है। मुझे सियासी सवाल का सियासी अंदाज में ये जवाब देते तो बेहतर होता। अच्छा, अगर आप सियासी पूछना चाहती हैं तो सियासत तो अभी तक यही चल रही है कि अभी तक निज़ाम को बेवकूफ़ बनाने के हवाले से वो चलते आ रहे हैं। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि अभी वो नहीं आएंगे और कोशिश उनकी यही होगी कि ये अपना अदालतों में मामला किसी ना किसी तरह से ये लिंगर ऑन करते रहें। अगर कानून ने हरकत लिया, गैर सियासी सवाल पूछेंगे, तो कानून तो फिर हरकत में आके उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए और कैद गुजारनी चाहिए। जी, अमजद परवेज साहब की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, और अगर उस दरख्वास्त की बात करते हैं, नई रिपोर्ट्स वहाँ पे सबमिट हो जाती हैं, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे उनको कुछ थोड़ा बहुत इस हवाले से रिलीफ मिल जाए कि जब तक इलाज उनका हो रहा है उस वक्त तक फैटफ की जो कानून साजी है वो भी कल हो जाएगी। कल मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है, चीज़ें हो और मुश्तरका इजलास पहले भी बड़ी कोशिश की गई है। अब तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें बातचीत करके तय करके की गई हैं। अच्छा। और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी जो काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, उस पे भी यही एक दो आज भी कानून साजी हुई है कुछ, और कल भी होगी, कल जॉइंट सिटिंग है उसमें होगी। तो वहाँ पे तावन के ऊपर हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि आगे तावन किया जाएगा। जी बिल्कुल कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बिल्कुल तावन कर रही है और फैटफ कवानीन का हिस्सा कल वो बनेगी। और उसको कानून वो तो देखे ना, रिलीफ तो किसी भी जगह से किसी भी लिहाज से मिल सकता है, वो तो बात की बात है। पहले तो बात ये है कि वो अपना जो सिंसियरिटी है कौम के साथ, मुल्क के साथ, उसको वो शो करें।
वो कल कर देंगे सॉलिडेरिटी, और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे अच्छा, मुझे शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और लड़ाई जो हुई है शाहिद अब्बासी साहब आजकल बड़े फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। उन्होंने जी नहीं, शाहिद खान अब्बासी साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो बाकी दोस्तों को बहुत ज़्यादा सख्ती से बाज़ औक़ात आजकल वो डांट भी देते हैं। वो कहते हैं कि कोई फैसला करें, आप या इधर जाना है या आपने इधर जाना है, आपका कोई पता नहीं चलता। कभी हुकूमत के साथ चल पड़ते हैं, उसके पीछे चल पड़ते हैं, और कभी आप बाद में नारे लगाने शुरू कर देते हैं मीडिया के सामने जाके। तो कोई फैसला करें कि आपने करना क्या है। अगर आपने हुकूमत के साथ चलना है तो हुकूमत के साथ चलें, डिसीजन कर ले पार्टी और उसके बाद फिर चले। अगर नहीं चलना तो फिर अपना जो भी बयानिया है, जो बात है, उसके ऊपर आगे बढ़ाएं सियासत को। तो पॉलिटिक्स, मुल्क कायम रहने से पॉलिटिक्स तो कायम रहेगी, चलती रहेगी। तो ये आज उनकी। अच्छा, चेयरमैन नैब का मैं एक शॉट चलाना चाहूँगी। आज वो आए, उन्होंने काफ़ी बातें की और बातें की हैं, और उन्होंने कहा जो एहतसाब है वो यकतरफा नहीं है। पूरी बात सुनने और फिर मीडिया के हवाले से भी कुछ उन्होंने गिले शिकवे किए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। एहतसाब एकतरफा है। एहतसाब एकतरफा सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है या जिनकी आंखों पर पट्टी है, या तसव्वुर की ऐनक है, या मुतसावाना रवैया है, और वो अपनी फेयर ओपिनियन या अपनी फेयर राय देने से फॉर सर्टन रीजंस हिचकिचाते हैं। और उसकी शायद वजह ये है कि कुछ बहुत बड़े नाम, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, मीडिया में चैनल्स भी उनके हैं, अखबारात भी उनके हैं, बहुत कुछ उनका है। तो नैब के पास जो कुछ है वो आपके सामने है। जी अज़ीज़ साहब, आप ही इसके ऊपर बात करें, क्योंकि जब मैं अखबार पढ़ती हूँ तो मुझे तो और भी बहुत से केसेस नज़र आते हैं, और फिर ये जो यकतरफा एहतसाब की बात होती है वो फिर मेरी समझ में नहीं आता। जैसे कि आपको शुगर और वीट क्राइसिस का पता है, आपको BRT का पता है, आपको हेलीकॉप्टर केस का पता है, फिर मालम जब्बा केस है उसका आपको पता है, फिर मेडिसिन का एक इशू हुआ था आमिर कयानी साहब का आपको उसका भी पता है, फिर खैबर बैंक के इश्यूज थे, फिर और भी बहुत से इश्यूज थे, और एक केस तो ऐसा था जिसमें सबूत ही नहीं मिले और वो केस बंद हो गया। तो ये यकतरफा ही चल रहा है एहतसाब, या हर तरफ से एहतसाब किया जा रहा है, चाहे वो PTI हो या कोई हो? थोड़ा मुझे समझाइएगा, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ एहतसाब के अमल को। अच्छा अलीना, पहली तो बात है, मैं इस बात को 100% सपोर्ट करता हूँ कि बिल्कुल ये जो बयानिया बनाया गया कि यकतरफा एहतसाब का, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा मैंने देखा है कि हुकूमत वक्त का एहतसाब कैसे, यानी अलीम खान, सिप्तैन, ये सारे पकड़े गए। आपके सामने रिकॉर्ड की बातें हैं। मुझे पिछली तारीख में बता दें आज तक कभी ऐसा हुआ हो यहाँ बैठकर। और दूसरी बात जहाँ तक है ना, हुकूमत वक्त ने जिसने कुछ काम किया है, 5 साल हुकूमत की है, एहतसाब उसके आगे होना है। जो प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं इन्होंने, प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर मेट्रो के हवाले से आया, तो यहाँ मेट्रो ऑरेंज से तो बड़ा करप्ट यहाँ था ही नहीं। अगर मास ट्रांजिट के हवाले से अगर बातें हैं तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पड़ी हुई है। बाकी मालम जबा के हवाले से इंक्वायरियां चल रही हैं। एक बात वो कंप्लीट करें आपसे, अज़हर सिद्दीक़ साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ था या कोई और भी लोग थे? और अभी तक जो है, इसका जवाब देता हूँ, क्या किसी भी जगह पे, किसी भी इदारे में किसी भी शख्स के खिलाफ जिन्होंने वहाँ पे टैक्स हेवंस में सरमायाकारी की थी और यहाँ से पैसा लेके बाहर गए थे? ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें, लेकिन मुझे कहा जा रहा है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक छोटा सा गिला है मेरा, वो ये है कि जब मैं ये सुन रही थी चेयरमैन नैब को, तो वो ये कह रहे थे कि जी मैं फलां को देखता हूँ तो फलां मेरे बारे में ये बात करता है। चेयरमैन नैब जिसके पास इतने हाई प्रोफाइल केसेस, बड़ी हैरत की बात है कि वो उन लोगों को देखते हैं जो उनको तनकीद करते हैं, बल्कि उनको इमरान खान साहब की नसीहत पर अमल करना चाहिए कि उनको मीडिया को नहीं देखना चाहिए, ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सकें। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।